अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टिचियोमेट्री क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिस्कस करेंगे और यील्ड को जो है वो डिस्क्राइब करेंगे कि यील्ड जो है वो क्या होती है, इसकी कौन सी टाइप्स होती हैं, एक्चुअल यील्ड क्या होती है और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, और हम परसेंटेज यील्ड जो है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के हमारे लेक्चर का हिस्सा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि स्टिचियोमेट्री क्या होती है, ठीक है। तो स्टिचियोमेट्री जो है ये एक्चुअल में दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, स्टिचियो और दूसरा है मिट्री। आपने अक्सर जो है वो वर्ड मिट्री लिखा देखा होगा, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे इसका मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो इस तरह स्टिचियो जो होता है इसका मतलब होता है एलिमेंट। तो इससे क्या मतलब बना कि किसी भी जो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की जो मेजरमेंट करनी है तो उसको जो है वो हम स्टिचियोमेट्री बोलेंगे, ठीक है। तो हम जो है वो स्टिचियोमेट्री को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच है जिसके अंदर हम जो भी रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं उनके दरमियान में जो भी रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको क्वांटिटेटिवली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो भी रिलेशनशिप होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, तो उसको हम क्वांटिटेटिवली जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है वो हम स्टाइकोमेट्री जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो जो है वो स्टाइकोमेट्री की कुछ बेसिक अजम्पशंस होती हैं, ठीक है। तो हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक अजम्पशन है कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली बेसिक अजम्पशन ये है कि आपके पास जितने भी रिएक्टेंट हैं उनको कम्प्लीटली जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी जो रिएक्टेंट है वो बचे ना प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने से, ठीक है। तो ये पहली अजम्पशन है। सेकंड अजम्पशन इसकी ये है कि कोई भी साइड रिएक्शन जो है वो ना हो, ठीक है। साइड रिएक्शन मतलब जिस तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अमोनिया की फॉर्मेशन के दौरान जो है जब आप N2 और 3H2 को जो है वो रिएक्शन करवा रहे होते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कुछ नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल के तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो बना देती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो अमोनिया की जो प्रोडक्ट जो बन रही है अमोनिया हमारे पास, उसकी जो है वो अमाउंट के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। और साथ में जो है वो NO2 जो है वो साइड प्रोडक्ट जो है वो बन रहा होता है। तो जो स्टिचियोमेट्री है इसकी एक जो बेसिक अजम्पशन है वो ये है कि आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी साइड रिएक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इसकी थर्ड अजम्पशन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है उन दोनों को ओबे होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या कहता है कि जितना मास आपके पास रिएक्टेंट का है उतना ही मास आपके पास प्रोडक्ट का होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह के अगर आप इस कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है, तो सपोज़ करते हैं कि हमने कार्बन की जो अमाउंट है वो 12 ग्राम ली, ठीक है। इसी तरह जो ऑक्सीजन है का मॉलिक्यूल है इसकी अमाउंट जो है वो 32 ग्राम ली, तो इन दोनों को मिला के हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो जो अगर हम अपने रिएक्टेंट जो हैं इन दोनों का मैस अगर करें तो 12 कार्बन का और 32 ऑक्सीजन का, तो ये दोनों मिलके 44 ग्राम जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो 12 कार्बन का और जो 32 ऑक्सीजन का, तो अगर इन दोनों को प्लस करें तो वो भी 44 ग्राम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है यहाँ पे फुलफ़िल हो जाएगा। इसी तरह जो है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं रिएक्टेंट के उतने ही प्रोडक्ट के भी होने चाहिए, ठीक है। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है कि अगर हमारे पास एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के जो है वो एटम है या एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर भी जो है वो 3 एटम ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के होने चाहिए। तो ये जो है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसी तरह जो है स्टाइकोमेट्री के अंदर जो है वो कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें मैस रिलेशनशिप होता है, ठीक है। मैस रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट का मैस दिया गया हो तो आप उस मैस को जो रिएक्टेंट का है उसको यूटिलाइज़ करके मैस ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो दिया गया हो तो उसको यूटिलाइज़ करके आप मैस ऑफ रिएक्टेंट जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि द मैस ऑफ प्रोडक्ट कैन
कैन बी डिटर्मन व्हेन द मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ प्रोवाइडेड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि जैसे आप प्रोडक्ट का मास यूज़ करके रिएक्टेंट का जो मास है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरह रिएक्टेंट का मास जो है उसको यूज़ करके प्रोडक्ट का जो मास है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है मास जो मोल रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट का मास दिया गया हो तो उसको यूटिलाइज़ करके आप प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास रिएक्टेंट के जो है वो मोल्स दिए गए हों तो उसको यूटिलाइज़ करके आप जो प्रोडक्ट है उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपके पास मास मोल रिलेशनशिप। इस तरह एक थर्ड रिलेशनशिप होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट का मास जो है वो दिया गया हो तो उसको यूटिलाइज़ करके आप जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया गया हो तो उसको यूटिलाइज़ करके आप प्रोडक्ट का जो है वो जो मास है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपके पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये केमिस्ट्री के अंदर जो स्टाइकोमेट्री है उसके ये 3 रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है वो अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी तक जो है ये कभी भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से नहीं बना, ठीक है। लेकिन समझने के लिए जो है ये ज़रूरी है। इसी तरह जो है हमारा यहाँ पे स्टाइकोमेट्री का जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि वो वाला रिएक्टेंट जिसकी अमाउंट जो है वो लिमिट में होगी, ठीक है। ये जो आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है उसको लिमिट कर रहा होगा, ठीक है। तो उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है किसी भी रिएक्शन का ये वो वाला आपके पास कंपाउंड होता है या एटम होता है या एलिमेंट होता है जो कि आपके प्रोडक्ट की जो अमाउंट है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो जो भी रिएक्टेंट है आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपको दे रहा होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके पास एक कंपाउंड जो है वो लिमिटिंग है तो ऑब्वियसली दूसरा जो है वो एक्सेसिव होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है अगर हम ये देखें कि एक एक्सेसिव रिएजेंट की अगर हम देखें डेफिनेशन तो वो ये होगी कि वो वाला रिएक्टेंट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो बच जाए, ठीक है, और जो है वो कंज्यूम पूरी तरह से कंज्यूम ना हो तो उसको हम एक्सेसिव रिएजेंट जो है वो बोलते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल लें वाटर मॉलिक्यूल की कि आपके पास H2 और O2 ने मिलके H2O बनाया, ठीक है। तो आपके पास जो है वो 2 ग्राम जो है वो H2 है और 2 ग्राम जो है वो O2 है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो वाटर जो हाइड्रोजन है उसके तो 2 ग्राम्स ने मिलके जो है वो वाटर बना दिया और ऑक्सीजन जो है इसका 1 ग्राम जो है यूटिलाइज़ हुआ तो 1 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन का बच गया, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन है इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और O2 जो है इसमें एक्सेसिव रिएक्टेंट होगा, क्योंकि H2 जो है उसने जो भी आपके पास प्रोडक्ट बना है उसकी अमाउंट को कंट्रोल किया है और O2 जो है वो आपके पास अब बच गया था, ठीक है। तो इस वजह से ये एक जो है वो एक्सेसिव रिएजेंट होगा, ठीक है। तो ये जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम देखते हैं कि यील्ड जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो यील्ड होता है, यील्ड पैदावार को बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री की टर्म में कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है जो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो ऑब्टेन होती है तो उसको जो है वो हम उस केमिकल रिएक्शन के यील्ड बोलते हैं, ठीक है। ये उस केमिकल रिएक्शन की पैदावार बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी टाइप्स देखते हैं तो वो 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्चुअल यील्ड और दूसरी होती है थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को जो है वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई फसल है आपके पास, जैसे गंदम की फसल है तो आपने अंदाज़ा लगाया मतलब अभी जो है वो उसको काश्त नहीं किया गया, अभी मतलब वो पौधे बड़े हो रहे हैं और आपने उन्हीं को देख के जो है वो अंदाज़ा लगाया कि यहाँ से जो है वो मतलब पर एकड़ के हिसाब से जो है वो 30 मन जो है वो गंदम निकल सकती है, ठीक है। तो ये आपने अब जो है वो मतलब अंदाज़ा लगाया ना अपना, तो इसको जो है वो हम थ्योरेटिकल यील्ड बोलते हैं, ठीक है।
लेकिन एक्चुअल यील्ड क्या होगी कि वो फसल जो है वो बड़ी हुई, पकी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो वहाँ से जो गंदम जो है उसको निकाला गया, और फिर जो है वो जो हमारे पास असल में जो अमाउंट आई गंदम की वो जो है वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होगी, ठीक है। तो इस तरह जो है इसी कॉन्सेप्ट को लेके अगर हम केमिस्ट्री के अंदर यूटिलाइज़ करें तो एक्चुअल यील्ड को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये वो वाली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कि एक्चुअल में जो है वो हमें ऑब्टेन होती है। जब भी कोई भी हम केमिकल रिएक्शन जो है उसको जो है वो परफॉर्म करते हैं तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट हमें मिलती है, ठीक है, तो वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है। लेकिन जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए जो है उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि हम देखते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें जो है वो हमारे पास इतनी जो है वो प्रोडक्ट आएगी, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड है और थ्योरेटिकल यील्ड, इसका हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि जैसे कि हमें डेफिनेशन का पता है कि एक्चुअल यील्ड जो होती है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद वाले जो हमें प्रोडक्ट जो है हासिल होता है उसको जो है वो हम एक्चुअल यील्ड बोलते हैं, ठीक है। और जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है या हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड बोलते हैं। तो जो एक्चुअल यील्ड होती है उसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी बोल सकते हैं, और जो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड होती है उसको हम एक्सपेक्टेड यील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो एक्चुअल यील्ड है इसकी वैल्यू हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से जो है वो कम होगी। तो ये हम अब देखेंगे कि जो एक्चुअल यील्ड की वैल्यू है वो कैसे थ्योरेटिकल यील्ड से जो है वो कम होती है, तो इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। और इसी तरह जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है तो इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा एक्चुअल यील्ड से जो है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह जो है वो एक्चुअल यील्ड जो है ये एक्सपेरिमेंटल बेस पे जो है इसकी बेसिस होती हैं, और जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है इसकी थ्योरेटिकल बेसिस होती हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों का जो है वो डिफरेंस था। अब जो है वो हम देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और जो है ये कि जो आपके पास एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम क्यों होती है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपने रीज़न्स देनी है, तो उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली रीज़न है वो है इनएक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, कि कोई एक ऐसा इंसान है उसने कोई एक काम है वो कभी किया ही नहीं है, ठीक है, और आप उसे कह रहे हैं कि आप फ़लाँ वाला काम जो है उसको परफॉर्म करें, तो वो तो अब उसके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है उस पार्टिकुलर काम का, तो वो तो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसी ही है कि हम किसी इंसान को जो है वो कहें कि तुम केक जो है उसको बेक करो, और उस इंसान को जो है वो मतलब बेकिंग जो है वो ना आती हो, तो वो जो है वो आपके पास जो भी आपके पास चीज़ें होंगी, मटेरियल होगा, तो उसको वो ज़ाया ही करेगा, ठीक है। तो इस तरह जो इनएक्सपीरियंस पर्सन होगा तो वो आपके पास जो रिएक्टेंट है उनको हमेशा ज़ाया ही करेगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट, ठीक है, कि आपके पास कोई बाई प्रोडक्ट बन गया तो इसकी वजह से जो है वो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो उतनी जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड की जितनी जो आपके पास अमाउंट ऑब्टेन नहीं हुई, ठीक है। जिस तरह जो मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि आप जो है वो नाइट्रोजन और जो है वो हाइड्रोजन को मिला के हम अमोनिया जो है उसको प्रिपेयर करते हैं, और हमने जो है वो अंदाज़ा लगाया कि हम 100 ग्राम जो है अमोनिया को जो है वो ऑब्टेन करेंगे, लेकिन जो वहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट थी। अब जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है, वो बाई प्रोडक्ट बन गया, तो आपके पास जो एक्चुअल यील्ड थी NH3 की वो कम हो जाएगी, ठीक है, तो हमें अमोनिया कम ऑब्टेन होगी। तो इस तरह जो है वो फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट जो है ये भी असरअंदाज होता है यील्ड के ऊपर। तीसरे नंबर पे है रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि आपके पास कोई प्रोडक्ट बना, ठीक है, और वो दोबारा से रिवर्स हो के आपके पास दोबारा से रिएक्टेंट बनने शुरू हो गया, ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो है वो एक्चुअल यील्ड जो है वो कम होती है। और इसी तरह जो है वो कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जब उनको प्रॉपरली जो है वो नहीं परफॉर्म किया जाता तो तब भी जो है वो आपके पास एक्चुअल यील्ड जो है वो कम हो जाती है। प्रोसेसेस में लाइक आपके पास फिल्ट्रेशन है, सेपरेशन बाय फनल है, वॉशिंग है, ड्राइंग है, या फिर जो है वो क्रिस्टलाइजेशन है, तो ये सारे प्रोसेस आते हैं। जिस तरह कि आप अगर फिल्ट्रेशन देखें तो आपने जो है वो फनल के अंदर जो है वो अपने पेपर को लगाया,
ठीक है। और उसकी मदद से जो है वो आपने फ़िल्टर किया अपने सॉल्यूशन को, ठीक है। और अब जो है वो जो भी आपके पास मटेरियल ऑब्टेन हुआ आपके पेपर के ऊपर, तो ठीक है, जब आप उसको वहाँ से उतारेंगे तो हो सकता है कि कुछ मटेरियल जो है उस पेपर के ऊपर लगा रह जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपकी जो यील्ड होगी वो ज़ाया हो सकती है, ठीक है। जो भी आपके पास प्रोडक्ट है वो आपका ज़ाया हो सकता है। तो इसी तरह जो है अगर हम अपने प्रोसेस जो हैं उनको अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसकी वजह से भी जो है वो हमारी एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से जो है वो कम होगी, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज यील्ड का, ठीक है। परसेंटेज यील्ड जो है इसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ परसेंट रेशो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। तो इसको अगर हम फार्मूला की फॉर्म में देखें कि परसेंटेज यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड जो है इसका यही मतलब होगा कि आप एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड दोनों का जो है वो रेशो लेके उसको 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो परसेंटेज यील्ड होगी, ठीक है। तो ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी यील्ड वाला क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। और इसके अलावा जो है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि यील्ड जो है उसको डिफ़ाइन करें, उसकी टाइप्स को बताएं और साथ में ये भी कि वाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। इन सब को मिला के भी एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो ये जो था वो आज का हमारा लेक्चर था। तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।